हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ एडवोकेट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बिलोंग करता हूं एवं वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो वशिष्ठ लॉ क्लासेस का 7th वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियोस यूट्यूब पर आ चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें मैंने सिविल जज और एडीपीओ के सब्जेक्ट्स के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूरी तरह मैंने डिटेल में उसे बताया है। यूट्यूब पर आने के उद्देश्य की जानकारी भी मैंने उन वीडियोस में दी है। अब इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि सिविल जज और एडीपीओ की तैयारी आप लोग किस प्रकार से करें, किन बुक्स को फॉलो करें, मीडियम के बारे में टोटल जो भी जानकारी ज़रूरी है वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात आती है कि प्रिपरेशन सिविल जज की जाए या एडीपीओ की जाए। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर अभी हम अंडर एज है सिविल जज के लिए भी और एडीपीओ के लिए भी, तो हम सिविल जज की प्रिपरेशन करें या एडीपीओ की प्रिपरेशन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिविल जज का पैटर्न अलग है और एडीपीओ के एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। सिविल जज का देखिए, जैसा मैं लास्ट वीडियोस में टोटल डिटेल में बता चुका हूँ, थोड़ा सा ग्लिम्स अभी दे रहा हूँ। देखिए, प्री एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में सिविल जज होता है एग्ज़ाम उसका। अब एडीपीओ में सिर्फ प्री एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है, तो दोनों का पैटर्न अलग है। दोनों के पैटर्न में जो स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल लगे, जैसे देखिए, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है प्लस अगर आप इंग्लिश पे भी अच्छा कमांड करते हैं हिंदी के अलावा, तो आप सिविल जज का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मेंस एग्ज़ाम में आपका ट्रांसलेशन वाला पोर्शन आएगा, प्लस सब्जेक्टिव रहेगा, जजमेंट राइटिंग रहेगा। ये सारी डिटेल जानकारी मैंने एक वीडियो में दी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब एडीपीओ में क्या है? देखिए, एडीपीओ में सिर्फ प्री एग्ज़ाम है जिसमें टिक लगाना है एंड देन इंटरव्यू है। तो अब ये देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि आप कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दोनों अच्छे जॉब है, नो डाउट एडीपीओ भी बहुत अच्छा जॉब है और सिविल जज तो है ही है, बहुत अच्छा जॉब है। सैलरी में भी दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एडीपीओ के लिए 50 से 55 हज़ार के आसपास सैलरी बनती है, सिविल जज को 70 to 75,000 के आसपास सैलरी बनती है। तो देखिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और अगर दोनों में फील कर रहे हैं कंफर्टेबल, तो आप दोनों की तैयारी करिए। जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा वो पोस्ट आपकी है। तो इसलिए देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, ना कि किसी के सजेशन के हिसाब से। अब आगे देखिए, बात आती है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि सिविल जज या एडीपीओ या दोनों, इसकी तैयारी करना है, तो तैयारी कैसे की जाए। अब देखिए, उससे पहले थोड़ा सा हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी से पहले कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एग्ज़ाम का फोबिया रहता है बहुत बड़ा। अब डर कैसा रहता है? देखिए, अब डर रहता है, देखिए, कि कुछ स्टूडेंट्स लॉ करने के बाद कोर्ट जाने लगते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि सिविल जज
का क्या रुतबा है। सीनियर एडवोकेट्स जजेस के लिए सर 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 रिस्पेक्ट करके बात कर रहे हैं, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो ये जो एक जूनियर एडवोकेट देखता है तो उसको ये लगता है कि यार मैं कैसे इतना बड़ा बन पाऊंगा। उसको हमेशा दिमाग में ये रहता है कि जज, मैं कैसे जज बन सकता हूँ, मेरा तो कभी 75% भी नहीं आया कभी किसी भी एग्ज़ाम में, मैं कैसे सिविल जज बन जाऊंगा। एडीपीओ का रुतबा देखते हैं पुलिस वाले आकर सैल्यूट करते हैं, क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर रैंक रहती है। तो उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं कैसे ये कर सकता हूँ। तो देखिए, उनके लिए मेरा सजेशन है कि जो अभी उस पद पर हैं, कभी वो भी आपकी तरह थे, बस शायद उन्होंने इस एग्ज़ाम फोबिया को क्रॉस कर लिया होगा। एग्ज़ाम फोबिया नहीं होगा उन्हें, तब वो अपीयर हुए एग्ज़ाम में और सिलेक्ट हुए। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचिए कि आप नहीं बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। भले ही आपके बैकग्राउंड में आपके पास कितना भी कम परसेंटेज स्कोर रहा हो, डजंट मैटर। आज क्या कर रहे हैं आप, आज आपकी कैसी तैयारी है, ये मैटर करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अब चूंकि एग्ज़ाम फोबिया भी दूर हो गया, अब हम चलते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आपको ये सेट करना होगा कि आप सिविल जज और एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि पीएचडी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको सेंटेंस अजीब लग सकता है, लेकिन मैंने इसलिए ये सेंटेंस आपके सामने बोला है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है इतना डिटेल में स्टडी करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड देखिए, सिविल जज के एग्ज़ाम का, एडीपीओ के एग्ज़ाम्स का, बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, कंप्यूटर से www का फुल फॉर्म पूछा गया था कंप्यूटर नॉलेज से। कितना इजी है। तो हमें ये ध्यान देना है तैयारी करने के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना आवश्यक है हमें उतना पढ़ना है, जिसे मैं मेरी लैंग्वेज में फोकस स्टडी कहता हूं। आपको फोकस करके पढ़ना है, पूरी तरह डिटेल थोरो स्टडी तो पीएचडी लेवल। हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है, डॉक्टरेट की उपाधि नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ पद चाहिए, पोस्ट चाहिए सिविल जज की या एडीपीओ की। तो स्टूडेंट्स, फोकस स्टडी आप करिए। मैं फोकस स्टडी पर ही जोर देता हूं। जितना एग्जाम में आ सकता है, आ चुका है और आ सकेगा, वो हमें पढ़ना है। पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ लोगे तो क्या गारंटी है कि आपको सब कुछ ध्यान रहेगा। मुझे भी नहीं रहता सब कुछ ध्यान, आपको कैसे रहेगा। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कोचिंग क्लास में बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। देखिए सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कभी किसी भी टीचर के लिए हमेशा यही सोचा है कि देखिए जो भी टीचर आपको ज्ञान दे रहे हैं वो सब
बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। हर टीचर का ये उद्देश्य रहता है कि उसके स्टूडेंट्स सिलेक्ट हों, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैं सारे गुरुओं को नमन करता हूँ। कमिंग 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो इसलिए मैं सारे गुरुओं के लिए एक मंत्र कहना चाहता हूँ, उन्हें समर्पित करना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जो अथक परिश्रम करके अपने स्टूडेंट्स को पूरा प्रयास करते हैं सफलता दिलाने का। बहुत खुशी मिलती है। देखिए उन्हें फीस कितनी मिलती है, देखिए बहुत नॉमिनल फीस होती है। कोई 20,000 25,000 से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक फीस लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या। देखिए मैंने तो और ज़्यादा कम नॉमिनल फीस के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र दिया है ऑनलाइन क्लास के लिए। तो देखिए आप लोग जो है सिलेक्ट होंगे, सिविल जज बनेंगे, 1 महीने की सैलरी ही 70-75 हज़ार रुपये आपको मिलेगी। ADPO बनेंगे, 50-55 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिलेगी। तो इस टीचर्स को क्या मिलता है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, बस संतुष्टि मिलती है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे पद पर पहुंच गया है, सफलता प्राप्त कर ली है उसने, ये संतुष्टि मिलती है। टीचर्स सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब आप क्या करते हैं। देखिए आप कोचिंग में पढ़ते हैं, आपको टीचर का पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। कोचिंग से बाहर आप जैसे ही निकलते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में, आधा जो आपने डिलीट कर दिया अपने दिमाग से, जो अंदर पड़ा था, घर पहुंचते पहुंचते उससे भी आधा डिलीट हो गया, बचा कितना। फिर उसके बाद देखिए कुछ समय बाद क्या वो उतना भी याद रह पाया। तो स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि आपको शायद बचपन में जो स्टडी दी गई है, जो अध्ययन आपने किया है, जो एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ का रहा है, वो क्या रहा है। देखिए आपको कुछ समझ में थोड़ा सा भी ना आए तो उसे रट लो, याद कर लो। तो याद करते थे। दिवाली का ऐसे बहुत रटवाते थे, जबकि दिवाली हर साल मनाते थे, लेकिन रटवाते थे। अब उसमें भी देखिए रटने की आदत ऐसी हो गई थी कि कहीं कुछ भूलते थे तो अपने बाजू के ही एक किसी स्टूडेंट से पूछे, यार एक वर्ड बता दे, एक लेटर बता दे, थोड़ा सा एक कुछ बता दे जिससे मैं उसको रिकॉल करूंगा और मैं पूरा आंसर लिख दूंगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम रहा है, अपने आप बचपन से ही रहा, हर किसी को इससे सामना करना पड़ा है। बहुत रेयर केसेस, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल वे में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है बचपन में, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से यदि आप ट्रिक फॉलो करके कहीं ना कहीं कुछ, किसी से भी क्लू मिल जाए आपको कहीं से थोड़ा सा, वैसे आप तैयारी करें तो आपको तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। दूसरी चीज़ देखिए, आपको जो आप उस क्लू से और ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको उसे रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, नॉट ओनली एट होम बट इन एग्जामिनेशन हॉल। देखिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, किससे पढ़ा है और कितना सारा पढ़ा है और कितना डिटेल में पढ़ा है, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कितना ध्यान आता है। अब आप एग्ज़ाम हॉल में भूल गए तो आपका साल भर पढ़ना, 5 महीने 6 महीने पढ़ना, 4 महीने पढ़ना, ये व्यर्थ चला जाएगा। आप उस आंसर
को ढूंढ ही नहीं पा रहा है आपका माइंड, क्योंकि इतना सारा है। देखिए आईपीसी की 511 सेक्शंस हैं, सीआरपीसी की 484 सेक्शंस हैं, और भी सारे सब्जेक्ट्स। देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स, समुद्र है, ओशियन, आप कैसे, महासागर है, आप कैसे आप उतनी चीज़ें दिमाग में रख पाएंगे और कैसे एग्ज़ाम हॉल में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं जिस सिस्टम को फॉलो करता हूँ वो आपको एग्ज़ाम हॉल में आंसर क्लिक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए एक चीज़ और, हर सेक्शन में, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में ट्रिक्स और क्लूज नहीं हो सकते। जहाँ हो सकते हैं वहाँ एज मैक्स एज पॉसिबल मैं आपको बताऊंगा। आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता रहा है, आ सकता है, वो अगर किसी तरह से याद नहीं हो पा रहा है, किसी तरह से समझ में नहीं आ पा रहा है, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ट्रिक देने की मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए कुछ ट्रिक मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे देखिए आईपीसी में पनिशमेंट्स, देखिए पनिशमेंट, दंड। अब पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस सेक्शन में है ये पता होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चंस सिविल जज में और एडीपीओ में आएंगे। और पनिशमेंट, दंड किस अध्याय में है आईपीसी के। देखिए 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए पनिशमेंट से रिलेटेड। अब इसमें आपका जो फर्स्ट क्लू जाता है, अगर आप भूल रहे हो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम भूल रहे हैं, स्लिप हो रहा है माइंड से एग्जाम हॉल में, तो हम देखिए उसको कैसे क्लिक करेंगे। जैसे दंड लिखा, पनिशमेंट, दंड। अब देखिए दंड में कितने वर्ड्स हैं, दंड में कितने लेटर्स हैं, 1, 2 एंड 3। दंड में 3 अक्षर हैं, लेटर्स हैं। अब 3 मीन्स ये अध्याय 3 में है, सिंपल। अगर हम भूल रहे हैं तो हम वही अक्षर पकड़ रहे हैं, हम वही वर्ड भी पकड़ेंगे, स्पेलिंग के कुछ वर्ड्स भी कैच करेंगे जिससे हमें क्लू मिले। अब दंड में 3 अक्षर हैं तो अध्याय 3, अगर भूल रहे हैं तो। अब दंड कितने तरह के होते हैं, तो पनिशमेंट 5 तरह से होते हैं, 5 टाइप्स के पनिशमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सब हम, जब मैं आईपीसी का एक वीडियो बनाऊंगा तो पूरी डिटेल में पूरा आईपीसी बताऊंगा आपके लिए। अभी छोटा सा एक ग्लिम्प्स दे रहा हूं मैं आपको। तो देखिए 5 तरह के दंड होते हैं, ठीक है। किस अध्याय में है, 3 में। किस चैप्टर में है, 3 में। तो दंड की सेक्शन हमें मिल गई 53, पनिशमेंट सेक्शन 53 में है। ऐसे यदि हम दिमाग में बैठाएंगे तो हम, देखिए कोशिश तो कर रहे हैं हमें याद हो, लेकिन बाई चांस अगर हमें ध्यान नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं से कुछ क्लूज निकालेंगे। अब एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट दीवारें देखते हैं, फैन देखते हैं, इससे अच्छा जो क्वेश्चन है उसी को देखें, उसी में से आपको क्लू ढूंढना है, उसी में से क्लू मिलेगा। दंड कितने, दंड आपने वर्ड देखा, लेटर्स देखे, 3 लेटर्स, 3rd चैप्टर। कितने तरह के दंड,
5 तरह के पनिशमेंट्स, तो 5 थर्ड चैप्टर में है, 3 53 सेक्शन 53 में पनिशमेंट मिलेंगे आपको। अब देखिए जैसे आईपीसी की ही सेक्शन 378 देखा जाए तो 378 में आपको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बताऊंगा। अभी आप 85 और 86 देखिए, जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हीं में से आपको बता रहा हूँ। 85 और 86 देखिए, तो 85 क्या है, 86 क्या है, वॉल्यूंटरीली इंटॉक्सिकेशन और नॉन वॉल्यूंटरीली इंटॉक्सिकेशन, स्वैच्छिक मत्तता और अस्वैच्छिक मत्तता। ठीक, 85 एंड 86। अब हम अगर ये भूल रहे हैं कि स्वैच्छिक किस में है और अस्वैच्छिक किस में है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भूल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक जैसी सेक्शन है, आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि स्वैच्छिक मत्तता, स्वैच्छिक मत्तता किस सेक्शन में है, तो आप कैसे बताएंगे? आपके सामने ऑप्शन 85, 86, 87 और 88। अब 87, 88 अगर आपको पता है तो फिर आप उन दोनों को तो छोड़ ही दोगे कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है, फिर कौन सा है? दोनों ही मत्तता वाले हैं, दोनों ही इंटॉक्सिकेशन वाले हैं, कैसे बताएंगे आप? तो यदि हम इसमें एक छोटा सा क्लू ले लें, छोटा सा, क्या क्लू, कि 86, 8 तो कॉमन है, प्रॉब्लम तो 5 और 6 में है ना, या तो 85 है या 86 है, तो स्वैच्छिक, स से स्वैच्छिक और सा से 6, तो ये हमें क्लू करा ना दिमाग में कि स से स्वैच्छिक और सा से ही 6, दैट मीन्स 86। तो 86 जो है वो स्वैच्छिक मत्तता है, वॉल्यूंटरीली इंटॉक्सिकेशन, और 85 नॉन वॉल्यूंटरीली इंटॉक्सिकेशन, अस्वैच्छिक मत्तता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान में रखेंगे, अगर ये छोटी छोटी सी बातें, तो आपको बहुत सारी चीजें रटना नहीं पड़ेंगी, क्योंकि देखिए रटने के लिए बहुत है, जितना बन पड़ेगा एज मैक्स एज पॉसिबल वो ट्रिकी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आपको वो ध्यान रखना है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि एग्जाम हॉल में हम भूल रहे हैं तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, उसको आंसर हमारा आ जाएगा। और देखिए आंसर से मतलब है आप क्या टिक लगा के आ रहे हैं प्री में, वो मैटर करता है। आपने किस तरीके से टिक लगाया है कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सही आंसर से मतलब है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अब देखिए कुछ और चीज़ें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आपने देखा शेड्यूल्स, ओरिजिनली शेड्यूल्स कितनी थी, ओरिजिनली शेड्यूल्स कितनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल्स थी, 8 शेड्यूल्स थी। 8th शेड्यूल जो है वो लास्ट शेड्यूल थी उस समय, 8th शेड्यूल लास्ट थी उस समय तो अमेंडमेंट, जब अमेंडमेंट होगा तभी तो फिर शेड्यूल्स बढ़कर 12 हुई। राइट नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी 12 है टोटल। तो
पहले तो यही लास्ट थी, अब 8th शेड्यूल में क्या है उसका आंसर मैं आपको क्लिक करा रहा हूं। कैसे? 8th शेड्यूल उस समय लास्ट थी, तो L फॉर लास्ट, L फॉर लैंग्वेजेस। L फॉर लास्ट, L फॉर लैंग्वेजेस, भाषाएं। भूल रहे हैं तो जनरली याद रहता है स्टूडेंट्स को, लेकिन अब भूल रहे हैं तो क्या किया जाए? आप छोड़कर आए, क्वेश्चन गलत कर दें, कुछ भी टिक लगा दें, उससे तो बेहतर है, उससे तो बेहतर है कि हम उसे कहीं ना कहीं किसी ट्रिक से दिमाग में बैठा लें। यदि हमने किसी ट्रिक से उसे दिमाग में बैठा लिया तो फिर आंसर गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सही होगा। लास्ट थी पहले ये स्टार्टिंग में, L फॉर लास्ट, L फॉर लैंग्वेजेस। अब उसके बाद देखिए आते हैं अपन अगली शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 8th के बाद। अब 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, कब जोड़ी गई? तो डेफिनेटली 8th के बाद 9th हुई है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट, ये तो ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। अब ये कैसे याद रखें? 1951, ठीक। तो अब 1951 में 1 है ये 1, फर्स्ट अमेंडमेंट। अब देखिए, अगर क्वेश्चन ये आता है, अगर क्वेश्चन ये आता है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब समाहित किया गया था? ऑप्शंस, फर्स्ट अमेंडमेंट कब ऐड किया गया था? ऑप्शंस उसके देखिए, 1951, 1952, 1953, 1954। एक जैसे ऑप्शन है सारे, किस पर टिक लगाएंगे आप? अब आपका दिमाग दौड़ेगा ही। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए तो आपके दिमाग में जाएगा कि सर ने बताया था फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर तो ये है, दैट मीन्स ये 1951, 52 तो हो ही नहीं सकता। अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1951 में हुआ था, 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, अब 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट में? ये क्वेश्चन आता है, ये सिविल जज में भी आता है, एडीपीओ में भी आते हैं, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। 10th शेड्यूल कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी गई थी? तो उसके ऑप्शंस आएंगे 51, 52, 53, 54, एक जैसे ऑप्शंस। 51st अमेंडमेंट, 53rd अमेंडमेंट, 54th अमेंडमेंट। अब देखिए, आप भूल गए आंसर, तो कैसे हम बताएंगे कि 10th शेड्यूल को कब जोड़ा गया? तो छोटी सी ट्रिक है, उसके लिए ध्यान रखिए। 10th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, 10 मीन्स 5 2 10, सिंपल, कभी नहीं भूलोगे आप। 10 शेड्यूल मीन्स 5 2 10, तो 51 नहीं हो सकता, 52 होगा, 53, 54 नहीं होगा। आप कभी नहीं भूलोगे इसे। तो इस तरीके से हमें ट्रिकी वे में पढ़ना है। अब जैसे आप इसी में और आगे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे देखें आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
अब यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स एक समान नागरिक संहिता। अब एक समान मीन्स एक समान, एक जैसे नंबर्स 44। ऑप्शंस क्या होंगे? 41, 42, 43, 44। तो हमें वर्ड पकड़ना है, शब्दों को देखना है कि क्या पूछ रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता, एक समान बोल रहे हैं तो हमें एक समान अंक 44, 44। कैसे गलत होगा? कैसे गलत होगा? आता इन्हीं सब में से है, कैसे गलत होगा? जो याद है तो बेहतर है, सबसे बेहतर तो वही है कि हमें याद है, पर भूल रहे हैं तो गलत नहीं करना है, छोड़ना भी नहीं है, तुक्का भी नहीं मारना है, तो ट्रिक हमारी काम आएगी। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, हर सेक्शन में हर जगह ट्रिक नहीं हो पाती लागू, पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो समझ में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं हो रहा, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ट्रिक दूं याद रखने के लिए, एग्जाम हॉल में रिकॉल करने के लिए। अब देखिए जैसे कुछ चीज़ें और जैसे बताऊं मैं आपको, आईपीसी में जैसे एक्ट एंड ओमिशन, कार्य और लोप। तो पहले देखिए कार्य और लोप क्या होता है, तो जनरली आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आईपीसी का वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, पर थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे देता हूं। लोप मीन्स देखिए, ओमिशन मीन्स जो आपकी ड्यूटी है आप उसे नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने कर्तव्यों का लोप कर रहे हो। और कार्य तो सीरीज ऑफ वर्क, कार्यावली का द्योतक है कार्य, ऐसे ही लोप का भी लोपावली का द्योतक। अब इससे कुछ समझ में ही नहीं आता, जो बुकिश लैंग्वेज है उससे क्लियर नहीं होता एकदम, लेकिन आप एक छोटा सा दिमाग में से बैठा लें कि लोप मीन्स क्या है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको ड्यूटी इम्पोज की गई है, आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे हो, मीन्स आप अपने कर्तव्यों का लोप कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो। अब देखिए ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, कार्य एंड लोप, एक जैसे वर्ड मीन्स एक जैसे वर्ड, तो एक जैसे नंबर्स 33। आईपीसी के सेक्शन 33 में ही कार्य एंड लोप है, एक्ट एंड ओमिशन। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जहां कहीं ना कहीं आप उसे अगर किसी न किसी छोटी चीज से लिंक कर लेंगे तो आपको उसे याद रखने में आसानी होगी, आपको याद रखना बहुत आसान होगा, एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट आसानी से कर पाएंगे। कोई नहीं पूछेगा आपसे जज बनने के बाद भी, एडीपीओ बनने के बाद भी, कि आपने आंसर्स कैसे टिक किए थे, आपने मेन एग्जाम में कैसे लिखा था, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे लिखा था। आपसे कोई नहीं पूछने वाला, जब आपको पद मिल गया कोई नहीं पूछ रहा आपसे। हमारा टारगेट एकम्प्लिश होना चाहिए, लक्ष्य पूरा होना चाहिए हमारा, किसी भी तरीके से हो। आप उसे ट्रिक से ध्यान रखिए, रट के याद रखिए, व्हाटएवर जो भी आपको लगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। देखिए हर स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं होता, इसलिए इन चीज़ों का इन्वेंशन मुझे करना पड़ा। हर स्टूडेंट्स में उतना कैलिबर नहीं होता है, उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में स्टोर कर पाए। तो अगर हम कुछ चीज़ें ट्रिकी वे में यदि ध्यान रख लेते हैं तो हमें बहुत आसानी होगी। अब देखिए जैसे आईपीसी एक्ट एंड ओमिशन भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से दूसरे एक्ट्स में भी आपको जितना पॉसिबल होगा मैं आपको ट्रिक देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये कैसे तैयारी करें, इस चीज़ को मैंने आपको बताया है कि फोकस स्टडी करिए, बस हर कुछ मत पढ़िए, जो ज़रूरी है वो पढ़िए, जो सेक्शंस आती रही हैं, आ सकती हैं, उनको पढ़ना है।
पूरी सेक्शंस आप पढ़ भी लोगे तो आपको ध्यान में नहीं रहने वाली। हाँ, इतना है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा, पेपर काफ़ी हद तक आपका उससे कवर होगा। हो सकता है पूरा ही हो जाए। जो आज तक कभी जिसको टच नहीं किया गया, जिस सेक्शन को, वो इन द फ्यूचर भी उसकी संभावना काफ़ी कम होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, तैयारी आप फोकस करके करें। एक हमें पीएचडी नहीं करना, रिपीट कर रहा हूं मैं, पीएचडी नहीं करना, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। हमें कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, या कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो कोचिंग क्लास में, क्लास के समय अपनी लीगल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए, कोर्ट की प्रैक्टिस अलग है और सिविल जज या एडीपीओ की तैयारी अलग बात है। आपके लिए एक बच्चे की तरह क्लास अटेंड करना चाहिए। बच्चों को जैसा पढ़ाते हैं, जैसा समझाते हैं, उस हिसाब से वो अच्छे से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करके आते हैं। आपको यदि किसी टॉपिक पर कहीं कोई डाउट है, आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए। लेकिन हम अगर टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो उससे अदर स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है और आप पथ से भटक जाते हैं। तो वो नहीं करना है। टाइम बहुत प्रीसियस है, बहुत कीमती समय। तो इसलिए स्टूडेंट्स, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर, किस तरीके से एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है। बस वही हमारे दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए। अब देखिए, अगली बात आती है मीडियम की। कुछ स्टूडेंट्स को ये दिमाग में रहता है कि यदि हिंदी मीडियम से करेंगे तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा, इंग्लिश मीडियम में आंसर्स लिखेंगे तो कैसा रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी तैयारी हिंदी और इंग्लिश दोनों की होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश भी आना चाहिए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता होना चाहिए कि लीगल टर्मिनोलॉजी जो है उसकी हिंदी क्या है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता होना चाहिए और हिंदी मीडियम वालों को पता होना चाहिए। दुर्व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए ये चीज़ें आप सीखेंगे तो आपके लिए मेन एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना बहुत आसान होगा। क्योंकि देखिए, ट्रांसलेशन वाला पार्ट आएगा 30 मार्क्स का और आपका समराइजेशन वाला पार्ट भी आता है, आर्टिकल राइटिंग भी आता है। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगी। तो इसलिए मीडियम पर आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दें। जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में ही लिखे, जिसका इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में ही लिखो। आप डजेंट मैटर। आप ये मत सोचो कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हिंदी मीडियम वाला अगर इंग्लिश में थोड़ा लिखे, नहीं, वहाँ नेगेटिव मार्किंग हो सकती है इस पॉइंट पर। आप अपने मीडियम में ही लिखें, पर हाँ, आपको जानकारी होना चाहिए हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, दोनों माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए, हिंदी भाषी राज्य है, आपको 99% वर्किंग पूरी हिंदी में ही करना पड़ेगी, भले ही आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हो। जब आप कोर्ट में काम करेंगे तो आपके सामने सारा हिंदी में ही होगा। इवन ऑर्डर्स, जजमेंट भी आपको हिंदी में ही करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल तक। हाई कोर्ट में भी इवन आजकल
75 to 80% काम हिंदी में ही हो रहा है। एडवोकेट्स पिटीशन सब हिंदी में देते हैं, आर्ग्यूमेंट हिंदी में करते हैं। जजमेंट ज़रूर हाई कोर्ट में जजेस को जजमेंट और ऑर्डर्स इंग्लिश में करना होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यदि 24-25 साल की एज तक, 22 साल की एज तक, 23 साल की एज तक जज बनते हैं, सिविल जज बनते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो इंग्लिश से हमें हिंदी मीडियम वालों को नहीं डरना है, इंग्लिश के वर्ड्स सीखने की कोशिश करना है। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो स्टूडेंट्स दोनों मीडियम्स पर अच्छी होल्डिंग होना चाहिए। अब बात आती है किन बुक्स से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा है सब्जेक्ट। सिविल जज में 12 सब्जेक्ट, एडीपीओ में 32 सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बेयर एक्ट से ही पढ़ें, डिग्लॉट एडिशन वाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में समझ आ जाएगा, इंग्लिश वालों को हिंदी तो है ही। तो डिग्लॉट एडिशन लें और बेयर एक्ट। अब देखिए अभी कुछ दिनों पहले एक हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल के देखिए मैंने ये कैप भी पहना हुआ है, मेरे हिमाचल में कुछ फ्रेंड्स हैं। 2017 में मैं हिमाचल प्रदेश गया था, तब ये कैप वहाँ मैंने लिया था और कुछ फ्रेंड्स भी मेरे बने थे, तो उन्हीं के लिए मैंने ये कैप पहना है आज। तो स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश से एक कॉल आया था मेरे पास कि ना सर मेरी भी इच्छा है सिविल जज, एमपी सिविल जज क्लास 2 एग्ज़ाम देने की, तो लेकिन सर बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, कैसे क्या तैयारी करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उसे ये गाइड किया और मैं सभी को ये कह रहा हूँ अभी कि जो भी हिंदी भाषी राज्य है, गुजरात में तो हिंदी बोली जाती है तो समझते, लेकिन हिंदी अच्छे से है वहाँ पर। राजस्थान है, देखिए यूपी तो टोटल है ही हिंदी भाषी, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं वो स्टूडेंट्स भी एमपी का एग्ज़ाम यदि एमपी सिविल जज क्लास 2 और एमपी एडीपीओ देना चाहते हैं और उनके पास बुक्स नहीं है वहाँ पर, या कोई वहाँ शॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि आप के लिए सारी बुक्स, जो भी सब्जेक्ट वाली बुक्स हैं, प्लस गाइड भी, जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसके हिसाब से वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपको वो बुक्स कुरियर कर दी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। देखिए एमपी में जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं, हुई है, उन्हीं बुक्स से आपको पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया था मेरे पास कि सर देखिए हमारे पास मेजर एक्ट्स की तो सारी बुक्स हैं लेकिन माइनर एक्ट्स नहीं है सर, तो क्या किया जाए, मिल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे, लोकल एक्ट्स जो है नहीं मिल रहे। तो देखिए मैंने उनके लिए भी ये कहा था, जो आज आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ऑलरेडी मेजर एक्ट की बुक रखी हुई है तो मैं उन्हीं से पढ़ूँ। देखिए आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हिंदी भाषी राज्य, दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास जो मेजर एक्ट की बुक्स अवेलेबल हैं उनमें देखिए दिल्ली के पब्लिशर ने जो बुक पब्लिश की है वो वहाँ के एग्ज़ाम के हिसाब से ही उसमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस के नीचे जो कोट करके लिखते हैं कि इस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, इस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, तो आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, जबकि वो एमपी में तो आया ही नहीं। तो अगर आप एमपी में पब्लिश की हुई बुक्स आप अगर लेते हैं तो उन बुक्स में आपको एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि किस ईयर में किस सेक्शन के बारे में पूछा गया था।
आपको एग्जैक्टली बराबर जानकारी मिलेगी कि एडीजे का एग्ज़ाम भी होता है एमपी में, एडीपीओ का और सिविल जज का। ये तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं इनमें ये क्वेश्चंस कब कब पूछे गए थे, तो वो सेक्शंस आपको इजीली दिख जाएगी। दूसरा, स्टेट अमेंडमेंट्स होते हैं। देखिए, तो एमपी की बुक्स में आपको एमपी के सारे अमेंडमेंट्स मिलेंगे। तो इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि आप देखिए एमपी सिविल जज क्लास 2 और एमपी एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो एमपी में छपी हुई किताबें आप लें। तो देखिए ये डाउट भी आपका रिवील हुआ होगा कि किन बुक्स से हम पढ़ें। अब देखिए, अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि प्री एग्ज़ाम की तैयारी करें और मेन एग्ज़ाम की तैयारी करें पहले, या दोनों की साथ करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखिए उन सभी से मेरा ये कहना है कि देखिए सबसे बड़ा बैरियर तो प्री एग्ज़ाम है। अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है। जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो जागृत होता है। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपका माइंड आपसे कहता है यू आर अ स्टूडेंट दैट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर मेंस एग्जाम ऑफ सिविल जज क्लास 2 among thousands of students, means आप हंड्रेड्स में आए हैं। ऐसे एडीपीओ के लिए भी हज़ारों लोगों में से कुछ हंड्रेड्स में आप आए हैं इंटरव्यू के लिए। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपसे कहता है बार बार, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, तूने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में, वो आपसे मेंस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करवाएगी, हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क आपसे वो करवाएगी जो बॉडी में आपके एनर्जी जनरेट हुई है। तो इसलिए स्टूडेंट्स प्री की तैयारी बहुत अच्छी होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि देखिए प्री एग्ज़ाम के बाद आपका मेन एग्ज़ाम 1.5-2 महीने बाद मेन एग्ज़ाम होता है सिविल जज क्लास 2 का। तो देखिए अब मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ आपके लिए, मैं जो सिस्टम को फॉलो करता हूँ वो देखिए ये है कि आप प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करते जाइए। मेंस की तैयारी देखिए, मेंस में अब फिर वही बात आ गई कि पुराने वीडियोस देखना है। तो देखिए पुराने वीडियो में मैंने पूरा मेंस का सिस्टम बताया है। 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं बराबर, जिनमें आपको क्वेश्चंस लिखना है। चारों सब्जेक्टिव हैं लेकिन 2 में आपको क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चंस के आंसर से लिखना है। और 2 पेपर जो एक जजमेंट आर्टिकल राइटिंग ट्रांसलेशन वगैरह। तो जो 200 मार्क्स के जो 2 पेपर हैं, हमें उनकी तैयारी प्री की तैयारी के साथ ही करना है। कैसे कैसे करें? तो देखिए जैसे प्री की तैयारी हम कर रहे हैं, अब जैसे मैंने बीच में आपको कहा था 378 सेक्शन आईपीसी के, मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि चोरी की जो डेफिनेशन है। देखिए बुकिश लैंग्वेज क्या है। देखिए बुकिश लैंग्वेज आपकी सेक्शन 378 क्या है? जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की संपत्ति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।
whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. बुकिश लैंग्वेज पढ़ ली, अच्छी लगी, मजा आया, पर ध्यान रहेगी? कितना रटोगे, कितनी डेफिनेशंस रटोगे? अब हम इसको यदि ये ध्यान रखें समझकर कि देखिए पहली बात आ रही है किसी व्यक्ति के कब्जे में से, पोजीशन में से, तो हमने पहला पॉइंट नोट कर लिया, कब्जा, किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में से, पोजीशन, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, कंसेंट इंपॉर्टेंट है इसका वर्ड, तो कंसेंट। अब उसके बाद कोई जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम चल संपत्ति भी कहते हैं, तो मूवेबल जो मूव कर सकती है, चल सकती है, चल संपत्ति, उसे जंगम संपत्ति भी कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो ये मूवेबल। अब उसके बाद बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, अब बेईमानी से इसका आवश्यक तत्व है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, डिसऑनेस्टली, बेईमानी से, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, moves that property in order to such taking, moves, M for moves। अब देखिए ये जो है आपके लिए छोटा सा फॉर्मूला टाइप हो गया थेफ्ट की डेफिनेशन के लिए। अब आप अपनी मर्जी से थेफ्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपको इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट पता है, पोजीशन, कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली और मूव, हटाना, PCM DM। अभी PCM DM को याद कैसे रखें? तो PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बचपन से 11th-12th में जिनका मैथ साइंस होता है। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपन बोलते ही है, तो PCM DM ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है पूरी डेफिनेशन याद करने के बजाय। PCM DM, पोजीशन, कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली मूव, ये इतनी चीज़ें दिमाग में अगर आपके बैठ गई तो आप थेफ्ट की डेफिनेशन को अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हो। वहाँ जो आपकी कॉपी चेक करेंगे मेन एग्जाम में, तो आपसे कोई बुकिश लैंग्वेज की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करेगा, बराबर एज इट इज आप बुकिश लैंग्वेज लिखें, नहीं, कोई नहीं करेगा। आपसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है उस डेफिनेशन का वो देखा जाएगा आपके आंसर में। अगर वो फुलफिल हो रहा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये देखिए PSCDM से एक भी इंग्रेडिएंट अगर कम हो गया तो वो थेफ्ट की डेफिनेशन नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जब प्री की तैयारी करेंगे तो उसी समय हम मेंस के लिए उस सेक्शन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को अंडरलाइन करते जाएंगे।
पूरा नहीं रटना है हमें, रट भी नहीं पाएंगे। छोटा सा दिमाग, कैसे रटेंगे इतना सारा? तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अगर पूरी तरह याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, आप जो भी स्टूडेंट ब्रिलियंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब कुछ याद कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी सिविल जज बन सकता है, एडीपीओ बन सकता है। थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये क्लियर हुआ कि हमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करना है सिविल जज क्लास 2 के एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर सिविल जज और एडीपीओ दोनों के बैचेस एक साथ रहेंगे क्या? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, सिविल जज का बैच अलग होगा सेपरेट, और एडीपीओ का अलग होगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है। एडीपीओ में 300 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, प्री में 2 पेपर आते हैं, तो वो थोड़ा डीपली ज़्यादा पूछ लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से डीपली पूछे जाते हैं। सिंपल भी पूछेंगे, पर उसमें चूंकि अब एक ही चैप्टर उसमें से ज़्यादा पूछना है, तो वो उसमें से ज़्यादा पूछेंगे तो डीपली चले जाएंगे थोड़ा। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट याद करने की उसमें आवश्यकता नहीं है उतनी जितनी, क्योंकि उसमें मेन एग्जाम नहीं है तो आपको लिखना नहीं है। यहाँ सिविल जज के एग्जाम में आप तैयारी करेंगे तो आपको प्री के साथ मेंस की भी तैयारी, लिखना भी है, तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट पर भी फोकस देना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों की तैयारी अलग अलग तरीके से होगी, तो दोनों के सेपरेट बैचेस रहेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज़ और, एक स्टूडेंट का और कॉल आया था मेरे पास कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो अप्रोच है सभी के लिए, फ़ीस वगैरह भी आपने बहुत नॉमिनल रखी है, लेकिन सर मैं उतना भी नहीं पे कर पाऊँगा। तो ये इनिशियल डेज़ की मुझे लगता है शायद 15-20 दिन ही हो गए शायद उसके लिए, क्योंकि अभी 21-22 दिन पहले ही मैंने इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने ऐड दिया है एक तरीके से। तो वो अच्छा, उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बनाऊंगा। बाद में जब मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया तो मुझे उसकी बात से ऐसा लगा कि शायद वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा बेचारा। तो उसके लिए, और प्लस अदर स्टूडेंट्स जो थोड़ा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, तो उनके लिए अब ये सोशल सर्विस ही मानिए मेरी तरफ से, या जो भी व्हाटएवर आप कहें, मैं पूरे 12 सब्जेक्ट्स के वीडियो सिविल जज के लिए यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, और रिमेनिंग जो मेजर एक्ट हटाने के बाद माइनर 25 एक्ट्स बचते हैं एमपी एडीपीओ के लिए, उनके अलग अलग सेपरेट वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जिससे आप सिर्फ उन वीडियोस को देख देख कर ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बस ये है कि आपको वो वीडियोस देखना है, बार बार सुनना है, जैसे आप गाने सुनते हो ईयरफोन लगाकर। मनोरंजन करने का राइट नहीं है आपको अभी, तब तक जब तक कि आप सिविल जज और एडीपीओ नहीं बन जाते। बाद में भी हो जाएगा मनोरंजन, एंजॉयमेंट आप बाद में कर सकते हो, 1 साल 2 साल जितना जिसका कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो उतना टाइम इसमें देकर इजीली ये दोनों पोस्ट में से कोई एक पोस्ट प्राप्त कर सकता है। लेकिन आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज डालना पड़ेगी कि आपने इस पोस्ट को प्राप्त कर लिया है। बहुत अजीब लग रही होगी बात ये आपको, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
आपका अनकॉन्शियस माइंड में आप वो चीज़ डाल दीजिए बिल्कुल कि मैं सिविल जज बन चुका हूँ, मैं एडीपीओ बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। हर दिन जब भी आप आईने में देखें तो आप कहें यू आर अ सिविल जज, यू आर एडीपीओ। एटीट्यूड में रहिए, बाद में भी रहना पड़ेगा। थोड़ा लिमिटेड हो जाइए। बहुत लोगों से बात करते थे, कम कर दीजिए, बाद में भी यही करना पड़ेगा। तो जो बाद में करना है क्यों ना हम पहले से कर लें। बाद में यदि आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि लिमिटेड रहिए, बहुत ज्यादा पब्लिक में ओपन मत होइए। तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, इससे पहले हम अपने आप में वो हैबिट डाल लें। बनना तो है ही। देखिए, रास्ते पर चल चुके हो तो मंजिल तक तो पहुंचना है, ये तो पक्का है। अब वो मंजिल हमें कितने समय में मिलेगी, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, मेरी लाइन जो मैंने लिखी है, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क अंटिल यू अचीव योर गोल। कठिन परिश्रम करते जाइए, करते जाइए। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तब तक करिए जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एंजॉयमेंट बाद में हो जाएगा, पक्का 100%। आप खूब अच्छी लाइफ एंजॉय करोगे जब आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, जैसा चाहेंगे वैसा पहनेंगे, वैसे ही घूमेंगे। उससे पहले, पद प्राप्ति से पहले ये सब नहीं। मूवीज देखेंगे, बाद में गाने सुनेंगे, जो करना है करिएगा आप। लेकिन जब तक ये पद प्राप्त नहीं हो जाते तब तक आपको ये सब करने का राइट नहीं है। अदरवाइज देखिए, पढ़ तो सब रहे हैं, हजारों लोग कोचिंग जाते हैं, हजारों लोग घर पे पढ़ रहे हैं, सैकड़ों लोग ही क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? थाउजेंड्स में से हंड्रेड्स क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं? पढ़ तो सभी रहे हैं। तो हमें डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। अनकॉन्शियस माइंड में बात डाल के रखनी है कि बन तो गए हो, बस फॉर्मेलिटीज बाकी है। फॉर्मेलिटीज प्री एग्जाम, मेंस और इंटरव्यू। और वो फॉर्मेलिटीज के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मैंने काफ़ी जानकारी आपको दी है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आपको मैंने बताया अभी कि आप YouTube की वीडियोस देखकर भी सफल हो सकते हैं। तो देखिए, वो आप उसी तरह सफल हो सकते हैं जैसे कि महाभारत में जाएं तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब वो शिक्षा देते थे तो महान एकलव्य जी जो थे वो उनको शिक्षा उनकी देख देख कर सीखते थे, पीछे से पेड़ के पीछे से छुप कर। और वो अर्जुन के जैसे ही या उससे भी अच्छे धनुर्धर बन गए थे देख देख कर। लेकिन जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए पता चला तो उन्होंने एकलव्य जी से उनका अंगूठा मांग लिया। तो स्टूडेंट्स, मैं गुरु वशिष्ठ आपसे अंगूठा नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो भी आप स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंगूठे से लाइक करें, रेगुलरली वीडियोस देखें। अगर आप सिविल जज क्लास 2 और MP ADPO की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेंगे सारे वीडियोस। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट और रहता है लास्ट वीडियो फिनिश करने से पहले कि
सर वैकेंसी कब आएगी? तो देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि आप वैकेंसी का वेट तब करिए जबकि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो। आप युद्ध में बिना तैयारी के उतर जाएं, कैसे जीत पाएंगे जंग? आप पहले पूरे प्रिपेयर होइए। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन इतनी अच्छी होना चाहिए कि कोई कहीं से भी पूछे आप बता सको। जब ये प्रिपरेशन हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए आपका, फिर आप बोलिए अब वैकेंसी आए, अब मैं फाइट करूंगा। तो कैसे पॉसिबल है कि आप सफल ना हो पाए, आपका सिलेक्शन ना हो? कैसे हो सकता है अगर आपकी तैयारी पहले से ही है तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है सभी से, आप सभी से, कि वैकेंसी का वेट मत करिए। आप तो कल से ही पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस 10 जुलाई से पहले स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशंस आना शुरू हो चुके हैं। मेरे इस वीडियो के आने से पहले ही रजिस्ट्रेशंस आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही सीट्स फुल हो जाएंगी वैसे ही बैच स्टार्ट हो जाएंगे। एक बैच में 40 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा ना हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से विनती है, निवेदन है, आप जो भी समझें, अच्छे से तैयारी करिए, मन लगाकर, पूरी मेहनत से, बर्बली नहीं। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, भैया ने कहा बेटा पढ़ लो, तैयारी कर लो सिविल जज की, तो जैसा सब कर रहे हैं तो हम भी चले गए, कोचिंग चले गए, बैठ के आ गए। वो आधे अधूरे मन से नहीं, फुल डेडिकेशन के साथ, अच्छे स्ट्रांगनेस, अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरिए आप। फिर देखिए 100% आपको सफलता मिलेगी। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। अगली वीडियोस में मैं सब्जेक्ट वाइज एक एक वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।